वेलकम बैक टू दिस चैनल और आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दिस इज यश एंड ये है ब्रेन वेव 10 जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। बने रहिए। तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन unless external force is applied on it. Unless an external force is applied on it. वरना आ जाएंगे इंग्लिश वाले लोग। सिंपल वर्ड्स में बोले तो रेस्ट वाली चीज रेस्ट में ही रहेगी, चलती चीज चलती ही रहेगी जब तक उसे कोई रोके ना टोके ना, इंडिपेंडेंट लिबरल वुमेन की तरह। लास्ट वाला काटना पड़ेगा शायद। तो इसी चीज को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग बस में जा रहे हो, है ना, और बस में ऐसे तुम लोग जा रहे हो, इधर तुम लोग बैठे हो, समझ लो, अगर सडनली बस ने ब्रेक मार दी तो तुम लोग कहाँ जाते हो? सामने की तरफ गिरते हो, है कि नहीं? है कि? और दूसरा ले लेते हो, एक टेबल पे रखते हैं हम लोग एक कॉइन को, ये ऐसा कॉइन ले लेते हैं, ये ऐसा एक टेबल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसके नीचे एक क्लॉथ है, समझ लो। अगर तुमने इस क्लॉथ को ऐसे जब से खींचा, जोर से खटाक करके, तो एक कॉइन तुमको लगता है किधर जाएगा? इधर ना, ये तो इधर ही गिरेगा डायरेक्ट, है ना। तो अगर तुमने जोर से खींचा तो बहुत सारे वीडियोस नहीं आते ऐसे जिप करके, इससे खाना वाना सब कुछ, टेबल वेबल, पानी वानी, ग्लास वास, टेबल वेबल जो होता है, प्लेट वगैरह वहीं के वहीं पे रुक जाती है, बस वही वाला मैजिक। ये इसलिए होता है ना। अब अगर तुमको दूसरी भाषा में बोलूँ तो इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट। और माँ के भाषा में बोलूँ तो आलस। अब सेकेंड लॉ बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है, ऑलराइट, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब पहले देखते कि मोमेंटम क्या होता है ना, क्योंकि पता तो रहना चाहिए पता क्या। सो बेसिकली मोमेंटम एक सिंपल सी चीज़ है, मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर या इफेक्ट कितना है, ऑलराइट। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं मोमेंटम का क्या होता है। तो मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, क्योंकि एम तो मास ले गया, तो P इज इक्वल्स टू M इंटू V। V क्या है? अपनी वेलोसिटी, M क्या है? अपना मास, है ना। मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों मिला के उसका मोमेंटम बनाते हैं, है ना। एग्जाम्पल लूँ, अगर तुम लोग भक्कू करके बाहुबली बनते हो और 10 किलोमीटर पर आवर की साइकिल चल रही है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रक चल रहा है, तो किस चीज को रोक पाओगे? अगर तुम लोग ट्रक के सामने आ गए तो वहीं अगर साइकिल के सामने आ गए तो क्यों? कभी सोचे हो? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा होता है और इसलिए तुमको उससे चोट पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वहीं साइकिल जो होती है हल्की होती है एकदम, तो उसका मोमेंटम थोड़ा कम रहता है, तो तुम उसको पटक करके पकड़ सकते हो। सो मोमेंटम एक तरह से ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट पावर होता है, ऑलराइट। इतना समझ के तुमको ये चीज एक बार के लिए याद रखो। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? सिंपल, मोमेंटम कितनी जल्दी बदल रहा है या घट रहा है कि नहीं। अब इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले तो m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन t। इसी को तो बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यूजुअली हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा ऑफ mv, ऐसा हम लोग लिखते हैं। बट ये होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं? फोर्स लिखते हैं। तो F इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन t। परंतु मास तो सेम होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 60 किलो का कोई आदमी है, तुमने उसको भट्ट दे के बैट से मार दिया तो साला 30 किलो का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है ना। बोलने में होता है, कार्टून में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। तुम उसको बैट से मारोगे, वो तुमको साइकिल से चढ़ा देगा। तो यही चीज हम ध्यान देते हैं, m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन t। तो m तो यहाँ भैया कांस्टेंट हो गया, तो m को बाहर ही निकाल दो, m को एक m लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या बचता है अंदर? v2 माइनस v1 अपॉन t। कहीं तो देखेला लगता है रे बाबा, this is equals to mass into acceleration। यही तो चीज हो गया। तो इस चीज से हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे क्या मिल गया हमको?
आओ देखें, देखे जरा। तो इस चीज़ से हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल, बस सॉल्व कर देना इस चीज को। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम AB डिविलियर्स हो, है ना, मिस्टर 360 डिग्रीज। तो तुम बैटिंग कर रहे हो और सडनली एक बॉल आती है जिसका मास होता है 0.15 किलोग्राम्स। अब जब वो बॉल तुम्हारी तरफ आ रही होती है तो वो होता है 0.20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। पर तुम क्या करते हो ना, तुम ऐसा नीचे बैठ के सब बुक देके उसको मार देते हो, तो एकदम बॉल का स्पीड बढ़ जाता है। बॉल का स्पीड बढ़ जाता है 40 मीटर पर सेकेंड्स का, है कि नहीं? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारी 20 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी क्या, 40 मीटर पर सेकेंड। इन सब को करते समय तुम तो डिविलियर्स हो भाई, तुमने जब मारा तो कितने सेकेंड में मारा, तो टाइम कितना हो गया तुम्हारा 0.5 सेकेंड्स। अब तुमको पता चल रहा है कि तुमने कितने फोर्स से चेपा है बॉल को। तो हमारे पास अब फॉर्मूला है यहाँ पे, F = मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब पुराने ज़माने में बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक्सेलरेशन = V - U अपॉन T, करेक्ट। अब इसमें बस वैल्यूज भर दो, कितना है 0.15 इंटू 40 - 20 अपॉन 0.5। 10 से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हो, 10 क्या 20 से भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो 10 से करूँगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू 0.15 इंटू 40 - 20 अपॉन 0.5। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1.5 इंटू 40 - 20 कितना होता है रे, 20 अपॉन 5, दैट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, 5 6 are 30। सो फोर्स इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन्स। हमेशा न्यूटन से इसको डिनोट करते हैं, ये चीज़ को याद रखना। और एक और चीज़ याद रखना कि जितने भी तुम लोग सॉल्व करते हो वो SI यूनिट में होना चाहिए। तो SI यूनिट ऑफ मास कितना होता है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इतनी इम्पॉर्टेंट है कि भैया शादी में पूछ सकते हो तुम्हारे। अच्छा ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ मास कितना होता है तुम्हारा, किलोग्राम्स, हमेशा याद रखना। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। और SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको लिख दूंगा यहाँ पे, ऐसा स्टार वार बनाते ना तुम लोग अपने नोट्स में, वो बना देना ऐसा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देना। तो देखो भैया, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अब सारे ऑन द सेम ऑब्जेक्ट काहे लिखा है सर, हमको फालतू में वैसा ही डेफिनेशन वगैरह में हमारा इतना प्राण निकल जाता है, और ऊपर से आप ये और जोर से जोड़ रहे हो ऑन द सेम ऑब्जेक्ट का है। अब तुम लोग ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि तुमको ये ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों। समझ लो तुमने अपने दोस्त को पटाक करके 10 न्यूटन का फोर्स अपने हाथों से उसके गालों पे चेप दे दिया। दोस्त ऐसे ही होते हैं, आई नो। तो जब तुमने अपने दोस्त के गाल पे थप्पड़ मारा तो एक्शन क्या हुआ कि तुमने अपने दोस्त के गाल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पर रिएक्शन क्या हुआ कि तुम्हारे दोस्त के गाल ने तुम्हारे हाथ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ना बाबा। तभी तो ऐसा लगता है ना कि साला थप्पड़ तो अपन ने मारा है, हाथ अपना काय को झुंझुना रहा है कि नहीं। काहे होता है ऐसा, इसलिए होता है। अब अगली बार जब कभी भी अपने दोस्त को थप्पड़ मारो, ये चीज़ याद रखने का कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से दोस्त के गाल ने भी तुम्हारे हाथ पे इक्वल थप्पड़ मारा है, सिर्फ उसका फेस रिएक्शन देता है और अपना हाथ साइलेंट सफरर होता है, सरफराज, जो भी होता है।
अब इसके अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स बोलूँ तो क्या होता है, बलून से हवा निकलती है तो बलून उल्टा उड़ जाता है ना। तो बेसिकली ऐसा देख लो तुम लोग, ऐसा और ऐसा। अगर यहाँ पे x अमाउंट का फोर्स लगता है तो सॉरी यहाँ पे -x अमाउंट का फोर्स लगता है तो यहाँ पे x अमाउंट का फोर्स लगेगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज याद है कुछ? माइनस और पॉजिटिव वाला चीज़ तो पता ही होगा। ये तो चीज़ है यहाँ पे। बलून से जब हवा निकलती है तो बलून उल्टा उड़ जाता है। हवा निकलती है तुम्हारे यहाँ पे इस तरफ -x में, बलून उड़ता है इस तरफ x में। बोर्ड से जंप करते हुए बोर्ड पीछे हो जाती है कि नहीं। अब स्विमिंग जब हम लोग करते हैं तो हाथ से जब पुश करते हैं तो पानी क्या होता है, पानी को हम लोग पीछे के डायरेक्शन में डाल देते हैं। यहाँ पे जाता है पानी अपने हाथ से, वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी आगे चली जाती है। क्या ड्राइंग करता हूँ, हाय हाय ओए होए, डिलीट कर देता हूँ उसको मैं। चलो थोड़े से एक छोटे मोटे से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। फॉर एग्जांपल, अगर बस का ब्रेक लगता है और पैसेंजर आगे गिर जाता है तो भैया कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है और क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, आलस, याद रहेगा शायद, वही है। दूसरा, अगर 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो कितना फोर्स लगा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर? मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉस होता है ये, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू 3 करने के बाद क्या आंसर मिलता है मामा? 6 न्यूटन। वही तो लिखने का अपने को। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ कैसा होगा कि वाई डू गन्स रिकॉइल बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड। हमने तो ऐसे बंदूक से ऐसे फुक्कू करके जब गोली चलाते तो पीछे के तरफ लगता है ना, अपने शोल्डर वोल्डर पे राइफल चला रहे हो तो, अगर पिस्टल चला रहे हो तो हाथ ऐसे पीछे की तरफ आता है। तो ये कैसा होता है? ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। सिंपल, खत्म। इतने का ही है तुम्हारा थर्ड लॉ और इतना ही है तुम्हारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अगर तुमको इसके थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी बेसिक से भटकने का नहीं, है ना। जो मैंने तुमको अभी यहाँ पे सिखाया है उसी चीज़ को तुम लोग बार बार याद करो। क्या किया है हमने, कैसा किया है, क्यों किया है, बस खत्म। आई स्वेयर तुमको ऐसे मक्खन के जैसा सॉल्व होगा सब कुछ, हमेशा याद रखना बस। तो दोस्तों ये था न्यूटन के 3 फंडामेंटल लॉज। पहला इनर्शिया का, दूसरा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का, और तीसरा एक्शन रिएक्शन का। आपने देखा कैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स, थप्पड़ वाली कॉमेडी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ इनको समझना इजी हो गया। ये था B10 नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप। अरे किधर जा रहे हो? डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि फिजिक्स और मैथ्स दोनों हो जाए तुम्हारे लिए इजी। हasta la vista।